बच्चों, आज मैंने आपसे जैसे कहा था कि हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, नया चैप्टर पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है ख्याति, अर्थ, विशेषताएं व प्रभावित करने वाले कारक। मतलब ख्याति। बच्चों, ख्याति एक शब्द है जिसे इंग्लिश में कहते हैं गुडविल। गुडविल या ख्याति किसे कहते हैं? गुडविल क्या होती है? ख्याति आप क्या समझते हैं? ख्याति या गुडविल एक कॉमन शब्द है जो आपने बहुत बार सुना होगा कि किसी इस फर्म की बहुत अच्छी रेपुटेशन है, बहुत अच्छी गुडविल है कहते हैं। तो गुडविल क्या चीज़ है? ख्याति का क्या अर्थ है? ख्याति किसे कहते हैं? बच्चों, ख्याति या गुडविल जो होता है, साधारण शब्दों में ख्याति का जो अर्थ होता है, ख्याति का जो मीनिंग होता है ना, वो होता है कि ख्याति व्यवसाय की प्रसिद्धि अच्छे नाम और प्रतिष्ठा से है। मतलब व्यवसाय की जो एक मार्केट में एक नाम होता है, अपनी एक रेपुटेशन होती है उसकी, उस अच्छे नाम से उसकी जो प्रसिद्धि है उससे उसका ख्याति बढ़ती है। मतलब ख्याति से हमारा जो आशय होता है वो व्यवसाय कितना प्रसिद्ध है। जिस व्यवसाय की प्रसिद्धि जितनी ज़्यादा होगी, जिसका नाम जितना ज़्यादा होगा, जिसकी प्रतिष्ठा जितनी ज़्यादा होगी, उसकी ख्याति भी उतनी अधिक होती। ख्याति जो होता है वो एक प्रकार, लिखा हुआ है कि ख्याति एक प्रकार की संपत्ति है जिसकी सहायता से व्यवसाय सामान्य लाभों से अधिक लाभ कमाने में सक्षम रहता है। कहने का मतलब होता है बच्चों कि ख्याति जो है वो हमारी लाभ अर्जन करने की क्षमता पर निर्भर करती है। जिस व्यवसाय की लाभ अर्जन करने की क्षमता जितनी ज़्यादा होगी, उसकी ख्याति उतनी ही अधिक अच्छी होगी। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ख्याति वह संपत्ति है जिसकी सहायता से व्यवसाय सामान्य जो लाभ कमाता है उससे भी अधिक लाभ कमाने में सक्षम होता है। तो एक फर्म की ख्याति जितनी अधिक होती है, आनुपातिक रूप से उसकी लाभ कमाने की क्षमता भी ज़्यादा होती है। सपोज ए और बी दो फर्म हैं। ए फर्म ने 1 लाख रुपये की पूंजी में 20,000 रुपये की लाभ कमाया और बी फर्म ने 1 लाख की पूंजी में 30,000 का लाभ कमाया। समान बिजनेस करते हैं दोनों। तो एक जो है 1 लाख रुपए की पूंजी लगाकर एक जैसे व्यवसाय में 20,000 रुपये का लाभ प्राप्त कर रहा है। बी उतनी ही पूंजी लगाकर 30,000 रुपये का लाभ प्राप्त कर रहा है। तो बी की उपार्जन क्षमता ए के मुकाबले ज़्यादा है। इसका मतलब है कि बाजार में बी फर्म की गुडविल अधिक है। तो इससे आप समझ गए होंगे कि ख्याति क्या होता है। कि ख्याति जो होता है वो व्यवसाय की लाभ उपार्जन करने की क्षमता होती है जिससे वो सामान्य लाभों के मुकाबले अधिक लाभ प्राप्त करता है ना बेटा। तो ये तो किसी भी अगर सरल शब्दों में बोलें तो हम कह सकते हैं ख्याति जो होता है किसी भी व्यवसाय की जो प्रसिद्धि होती है, जो उसका रेपुटेशन होता है, उसका अच्छा नाम मार्केट में जो होता है, वो ख्याति से रिलेटेड होता है। ठीक हो गया। अब ये होता है बच्चों, ख्याति की उत्पत्ति कैसे होती है, ख्याति का जन्म कैसे होता है। तो ख्याति जब जो है ग्राहकों का व्यवसाय के प्रति जो होता है, ग्राहकों का विश्वास बढ़ता जाता है उस व्यवसाय के प्रति। तो प्रसिद्धि बढ़ने से, समय बढ़ने से, जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, प्रसिद्धि बढ़ती जाएगी, तो अधिक लोग उसकी तरफ आकर्षित होंगे। तो उस व्यवसाय की मार्केट में नाम होगा, उसकी एक रेपुटेशन बनेगी, उसकी ख्याति का जन्म होता है। ठीक हो गया। अब यह ख्याति की विशेषताएं क्या हैं, ख्याति के एलिमेंट्स, फीचर्स, क्या क्या ख्याति की विशेषताएं होती हैं, है ना, क्या क्या इसकी विशेषताएं। तो पहली विशेषता इसकी यह है कि ख्याति बच्चों एक अमूर्त और अदृश्य संपत्ति है। अमूर्त और अदृश्य ऐसी संपत्ति है जिसको न आप देख सकते हैं, न आप छू सकते हैं, सिर्फ इसका अनुभव किया जा सकता है। इसका जो है ख्याति का अनुभव किया जा सकता है। ये जो है फिजिकली हमारे सामने खड़ी नहीं होती है कि हम इसको देख सकें, है ना। तो इसको न देख सकते हैं न छू सकते हैं, क्या इसका एक अनुभव किया जा सकता है ख्याति का। ये अमूर्त और अदृश्य संपत्ति होती है। दूसरा बच्चों, ख्याति एक स्थायी संपत्ति होती है और जैसे दीर्घ काल में हमारी ख्याति बढ़ती रहती है, ख्याति में ह्रास भी नहीं होता है। ख्याति जो है लगातार अगर अच्छी फॉर्म है तो उसकी ख्याति बढ़ती रहती है। नेक्स्ट होता है ख्याति का संबंध व्यवसाय के लाभ उपार्जन की क्षमता से होता है। ये तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर व्यवसाय के लाभ उपार्जन की क्षमता बढ़ती जाती है तो जैसे लाभ उपार्जन की क्षमता बढ़ेगी उसी हिसाब से ख्याति का भी बढ़ती रहती है।
तो ये जो है, इसके अलावा बच्चों ख्याति का जो सृजन होता है वो विभिन्न घटकों के द्वारा होता है, और व्यवसाय की ख्याति जो होती है वो कई घटकों या कई तत्वों पर निर्भर करती है। ये कुछ इसकी विशेषताएं हो जाएंगी बेटा। अब ये होता है, ये इसका फिर है ख्याति के मूल्य को प्रभावित करने वाले तत्व क्या है। बेटा ये जो ख्याति वाला हमारा चैप्टर है ना, इसमें दो हमारे कंसेप्ट बनते हैं। एक इसका थ्योरेटिकल कंसेप्ट बनता है और एक इसका प्रैक्टिकल या न्यूमेरिकल क्वेश्चन वाला कंसेप्ट बनता है। एग्जाम में थ्योरेटिकल कंसेप्ट भी आता है, कई बार आ जाता है ख्याति से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं बताओ, ख्याति के ये ख्याति को मूल्य को प्रभावित करने वाले तत्व क्या है, या ये भी आ सकता है कि ख्याति के मूल्यांकन की विधियां कौन कौन सी हैं। तो इसमें एक थ्योरी का क्वेश्चन भी इसका एग्जाम में आता है कई बार, तो इसके आप थ्योरी को भी ढंग से करेंगे और प्रैक्टिकल क्वेश्चन में इसके बाद आपको कराऊंगा। तो अभी मैं थ्योरेटिकल कंसेप्ट इसका करा रहा था, जिसमें मैंने आपको ख्याति का अर्थ बताया था, ख्याति किसे कहते हैं, ख्याति की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। अब यह आता है कि ख्याति के मूल्य को प्रभावित करने वाले तत्व। बेटा वो कौन से फैक्टर हैं, वो कौन से तत्व हैं जिनसे बाजार में किसी फर्म की ख्याति प्रभावित होती है, वो कौन से ऐसे तत्व होते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है व्यवसाय की प्रकृति। बच्चों जो बिजनेस हम कर रहे हैं उस बिजनेस का नेचर कैसा है, उसकी प्रकृति कैसे है। अगर वो बिजनेस हमारा दैनिक प्रयोग से संबंधित होता है, दैनिक प्रयोग से जो हम बिजनेस कर रहे हैं वो दैनिक प्रयोग से अगर संबंधित है, तो दैनिक प्रयोग से संबंधित होने से वस्तुओं की मांग लगातार बनी रहेगी, और वस्तुओं की मांग जब बनी रहेगी तो उसमें लाभ जो है एक स्थायित्व रूप से आता रहेगा, लाभ आता रहेगा उसमें। तो ऐसी वस्तुओं की मांग स्थिर होती है, और स्थिर होने से ऐसे तरह के व्यवसाय, जो इस तरह के व्यवसाय होते हैं, उनकी ख्याति अधिक होती है। इसके मुकाबले कुछ जो फैशन से संबंधित वस्तुएं होती हैं उनकी मांग जो है स्थिर नहीं रहती है, तो ऐसे में व्यवसाय जो होता है उसकी ख्याति कम होती है। इसी तरह से जोखिम, रिस्क फैक्टर भी बहुत काउंट होता है बेटा। अगर व्यवसाय में रिस्क ज़्यादा है, जो व्यवसाय हम कर रहे हैं उसमें अगर जोखिम ज़्यादा है, तो ऐसे व्यवसाय की ख्याति कम होती है। और इसके अलावा एक आता है एकाधिकारी शक्ति। एकाधिकारी शक्ति तो मोनोपोली, कि अगर व्यवसाय में कोई ऐसा व्यवसाय है जो हमारे हाथों में सुनिश्चित है, एकाधिकार प्राप्त है, तो एकाधिकार प्राप्त की ख्याति अधिक होती है। तो एक तो व्यवसाय की प्रकृति, मैंने आपको कहा कि भाई दैनिक वस्तुएं जो होती हैं, दैनिक वस्तुओं की मांग अधिक होती है, स्थिर होती है, तो इस तरह की वस्तुओं की जो है ख्याति हमारी क्या होती है, अधिक होती है। और जो फैशन वाली वस्तुएं होती हैं, है ना, उनकी जो है फैशन वाली वस्तुएं, तो ऐसी व्यवसाय जो कभी कभार चलती हैं, तो इसकी हमारी ख्याति कम होती है। इसके अलावा मैंने आपसे कहा कि रिस्क अगर व्यवसाय में रिस्क फैक्टर कम है तो ख्याति अधिक होती है, रिस्क फैक्टर ज़्यादा है तो ख्याति कम होती है। उसके अलावा एकाधिकारी शक्ति, अगर हमें व्यवसाय में एकाधिकार प्राप्त है तो ऐसे व्यवसाय की भी हमारी ख्याति अधिक होती है। फिर आता है बच्चों अनुकूल स्थान। अनुकूल स्थान ये भी जो है ख्याति को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण एक कारक होता है बेटा। अगर हमारा व्यवसाय अच्छे स्थान पर है, अच्छे ऐसे मार्केट प्लेस पर है, ऐसे बाजार के बीच में है जहाँ पर ग्राहक आते जाते रहते होंगे, ठीक है नहीं, यातायात के साधन आराम से जहाँ पर आ जा सकते हैं, आवागमन सरल हो, तो ऐसे स्थान पर जो है अगर हमारा जो है फर्म है, तो यहाँ पर जो है अनुकूल स्थान होने पर ख्याति अधिक होती है। और इसके अलावा अगर विपरीत स्थान पर जो है हमने व्यवसाय कर रहे हैं, तो वहाँ पर जहाँ पर जो है ग्राहक अधिक आ जा ना सके या कोई और दिक्कत होती है, तो ऐसे स्थान पर अगर हम व्यवसाय कर रहे हैं तो उसकी ख्याति इसके मुकाबले कम हो सकती है। इसके अलावा प्रबंध कुशलता, बच्चों एफिशिएंसी मैनेजमेंट की, तो प्रबंध कुशलता तो बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर व्यवसाय अच्छे प्रबंधक के हाथ में है, कुशल प्रबंधक के हाथ में है, तो व्यवसाय की ख्याति नित्य निरंतर बढ़ती रहेगी। क्यों? क्योंकि जो है उसके लाभ अर्जन की क्षमता बढ़ेगी, और लाभ अर्जन की क्षमता जितनी ज़्यादा बढ़ती रहेगी उस हिसाब से जो है उसकी ख्याति भी बढ़ती रहेगी। तो अच्छे हाथ में अगर प्रबंध है तो व्यवसाय की ख्याति बढ़ती है। इसके अलावा पूंजी, वांछित पूंजी में मैंने आपसे कहा था, इसमें अगर हम एक जैसी पूंजी से जो व्यवसाय अधिक दर से लाभ कमा सकता है उसकी ख्याति अधिक पड़ेगी, अधिक होगी। उसके अलावा देश की परिस्थितियां और
वहाँ पर सरकार की नीति ये भी जो है ख्याति को प्रभावित करते हैं। देश में अगर शांति है, सद्भाव है, सौहार्दपूर्ण वातावरण है तो बिजनेस जो है स्मूथली चलता है। व्यवसाय अगर हमारा स्मूथली चलेगा तो देश जो उसमें ख्याति भी हमारी बढ़ेगी। अगर देश में अशांति है, अराजकता है, शांत और जो है आक्रमण का खतरा है तो अशांति की स्थिति में जो है व्यवसाय भी ठीक से नहीं बन पाता है, तो जो है ख्याति भी फर्म की नहीं बन पाती है। इसी तरह से सरकार की नीतियां होती हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है। अगर गवर्नमेंट किसी उद्योग या किसी व्यवसाय को प्रोत्साहित करने की नीति से रखती है तो ऐसे उद्योग या ऐसे व्यवसाय की ख्याति अधिक होती है। अगर सरकार की अस्पष्ट या ढुलमुल नीतियां हैं तो ये ख्याति के मूल्य को घटाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखती हैं। तो ये बच्चों कई बार आता है कि ख्याति के मूल्य को प्रभावित करने वाले तत्व कौन है, तो आप इस पर लिख सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चों ख्याति के प्रकार। ख्याति के प्रकार बच्चों ख्याति दो तरह की होती है। एक होती है क्रय की गई ख्याति, एक होती है स्वयं उत्पन्न की गई ख्याति। अब आप ये आता है क्वेश्चन कि भाई क्रय की गई ख्याति किसे कहते हैं, क्या होती है क्रय की गई ख्याति, ठीक है ना। तो क्रय की गई ख्याति का मतलब होता है कि जब हम किसी व्यवसाय को खरीदते हैं, तो जब हम किसी व्यवसाय को खरीदते हैं, व्यवसाय के विक्रय के समय क्रेता और विक्रेता के बीच ख्याति का एक मूल्य निश्चित किया जाता है, ठीक है ना। इसको मैं फॉर्मूले से भी बता सकता हूं कि परचेज गुडविल, क्रय की गई ख्याति बराबर परचेज प्राइस ऑफ बिजनेस। परचेज प्राइस ऑफ बिजनेस कि बिजनेस की परचेज प्राइस क्या है, कितने में हमने बिजनेस खरीदा, उसमें से माइनस करेंगे नेट वैल्यू ऑफ एसेट्स परचेज। नेट वैल्यू जो एसेट्स हमने खरीदी उसकी नेट वैल्यू क्या है बच्चों। नेट वैल्यू ऑफ एसेट्स का मतलब होता है कि अगर हमने उस बिजनेस को खरीदा, उसकी एसेट्स और लायबिलिटीज को हमने टेक ओवर किया, तो एसेट्स में से लायबिलिटीज को घटाने के बाद जो वैल्यू आती है उसे नेट वैल्यू ऑफ एसेट्स परचेज कहते हैं। तो नेट वैल्यू ऑफ एसेट परचेज का मतलब होता है कि जिस बिजनेस को हम खरीद रहे हैं उसकी एसेट्स और उसकी लायबिलिटीज का जो डिफरेंस होता है, एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज इक्वल टू नेट वैल्यू ऑफ एसेट्स परचेज, ठीक है बेटा। अब इसको अगर मैं वैसे एग्जांपल से समझाऊं, सपोज मैंने किसी बिजनेस को परचेज किया। अब जिस बिजनेस को मैंने परचेज किया उसकी नेट एसेट जो थी वो 3 लाख की थी, तो मैंने उसको जो है 3 लाख रुपए देने थे। लेकिन उस फर्म का बाजार में कुछ नाम था, जिस फर्म को मैंने खरीदा, सपोज मैं भी उसी फर्म के जैसा एक व्यवसाय कर रहा हूँ, मेरी फर्म भी ऐसी व्यवसाय कर रही है और सेम व्यवसाय की बिजनेस को मैं क्या कर रहा हूँ, खरीद रहा हूँ। जब मैं उस व्यवसाय को खरीदूंगा तो जो वही व्यवसाय में खरीद रहा हूँ तो जो उसके कस्टमर होंगे, अब वो कस्टमर मेरे बन जाएंगे, जो उसके पुराने ग्राहक होंगे वो मेरी फर्म के ग्राहक बन जाएंगे। अब मेरी फर्म के ग्राहक बनने से उस फर्म को खरीदने पर मुझे लाभ होगा। उस लाभ के लिए मैं विक्रेता फर्म को कुछ राशि एक्स्ट्रा दूंगा, एक्स्ट्रा अमाउंट में दूंगा। तो जैसे सपोज मैंने उनको 3,50,000 रुपये मैंने उस फर्म को पे किए और उसकी जो एसेट्स थी वो 3 लाख की थी नेट एसेट्स, तो मैंने उसको 50,000 रुपये ज़्यादा पे किए। तो 50,000 रुपये मैंने उसको ज़्यादा जो पे किए, ये मैंने एज ए गुडविल, एज ए ख्याति, गुडविल के रूप में मैंने उसको ज़्यादा दिए। गुडविल के रूप में इसलिए दिए कि मैंने कहा भाई मैं तुम्हारा बिजनेस खरीद रहा हूँ, मेरा भी यही बिजनेस है, और जब मेरा भी यही बिजनेस में तुम्हारा बिजनेस खरीदूंगा तो जो तुम्हारे कस्टमर होंगे, जो तुम्हारे ग्राहक होंगे, अब वो मेरे ग्राहक बन जाएंगे, मुझे एक्स्ट्रा लाभ होगा। उस एक्स्ट्रा लाभ के बदले में मैंने विक्रेता फर्म को कुछ अमाउंट जो एक्स्ट्रा दिया है उसको मैं क्या कहूँगा, गुडविल कहूँगा। तो ये परचेज गुडविल होती है, क्रय की गई ख्याति होती है। नेक्स्ट होता है नंबर 2 स्वयं उत्पन्न की गई ख्याति। स्वयं उत्पन्न की गई ख्याति का मतलब जब हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल, इसको हम कहते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मतलब होता है कि जब हम स्वयं बिजनेस करते हैं और स्वयं बिजनेस करके एक समय के पश्चात धीरे धीरे अच्छे प्रबंध कुशलता से, अच्छे कार्य करने से, अच्छे लाभ
लाभ अर्जन करने से हमारी फर्म की मार्केट में नाम होता है, उसकी प्रसिद्धि बढ़ती है। प्रसिद्धि बढ़ने के साथ साथ फर्म की बाजार में ख्याति भी बढ़ती रहती है। तो इसको जो है हम क्या कहते हैं, स्वयं उत्पन्न की गई ख्याति कहते हैं। तो दो तरह की ख्याति होगी, क्रय की गई ख्याति और स्वयं उत्पन्न की गई ख्याति। ये हो गया बेटा। अब इसमें यह भी आता है कि भाई गुडविल के मूल्यांकन की जरूरत क्यों पड़ती है, गुडविल की आवश्यकता क्यों पड़ती है ना, क्यों इसको जो है गुडविल को कैलकुलेट किया जाता है। तो बच्चों जैसे मैंने तुमसे कहा, ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता जो होती है वो संगठन के स्वरूप पर निर्भर करती है ना। अब इसकी आवश्यकता जो है निम्न परिस्थिति में पड़ सकती है। सपोज अगर सभी साझेदार अपने लाभ अनुपात को, लाभ विभाजन के अनुपात को परिवर्तित करते हैं तो उस समय भी हमें ख्याति के मूल्यांकन की जरूरत पड़ेगी। या कोई नया साझेदार जो होता है, अगर वो फर्म में प्रवेश कर रहा है तो फर्म में प्रवेश करने पर वो पूंजी तो लाएगा ही लाएगा, उसके साथ जो है वो कुछ पैसा गुडविल का भी लेके आता है, ख्याति का भी लेकर के आएगा, तो तब भी ख्याति के मूल्यांकन की जरूरत पड़ेगी। या कोई साझेदार अगर हमारी फर्म से अवकाश ग्रहण कर रहा है, फर्म को छोड़ करके जा रहा है, तो वो जब जितने साल उसने फर्म की सेवा की है, कार्य किया है, तो उसके एवज में हम जो है उसके गुडविल के रूप में, ख्याति के रूप में उसको अमाउंट का पेमेंट करते हैं, तब भी हमें गुडविल के मूल्यांकन की जरूरत पड़ती है। या किसी साझेदार की अगर डेथ हो जाती है, कार्य करते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी हमें ख्याति का मूल्यांकन करना पड़ता है ना। या कोई फर्म अपने व्यवसाय को बेच रही है तो उस कंडीशन में भी जो है गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है। तो ये अलग कुछ कंडीशन थी जिनमें ख्याति के मूल्यांकन की जरूरत पड़ती है। अब बच्चों ख्याति का मूल्यांकन कैसे करते हैं, कौन कौन सी विद्याएं जिनसे ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है, इसका क्वेश्चन ये वाला थ्योरी में भी इंपॉर्टेंट है बेटा। इसका क्वेश्चन थ्योरी में भी आता है और इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आते हैं, और ये अच्छा चैप्टर है। लगभग मैं देखता हूँ कि अधिकतर बच्चे इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, तो आप जो है इसको ढंग से देखेंगे कि जो है किस तरह से इसे क्वेश्चन किए जाएंगे। तो ख्याति के मूल्यांकन की विधियाँ बच्चों, ख्याति के मूल्यांकन की 3 विधियाँ हैं हमारी। नंबर 1 हमारा जो आता है वो आएगा औसत लाभ विधि, औसत लाभ विधि। दूसरा आएगा जिसे कहते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा आएगा हमारा अधिलाभ विधि जिसे कहते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। और तीसरा आएगा हमारा पूंजीकरण विधि जिसे कहते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। तो औसत लाभ विधि में 2 तरह से गुडविल की कैलकुलेशन की जाएगी। औसत लाभ विधि में एक औसत लाभ के आधार पर की जाती है और एक भारित औसत लाभ के आधार पर। भारित औसत लाभ का मतलब होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। इन 2 तरीके से हम जो है औसत लाभ विधि से करेंगे। इसी तरह से अधिलाभ में सुपर प्रॉफिट के द्वारा किया जाएगा, क्वेश्चन से कराया जाएगा, आपको भी लिखाया जाएगा। फिर है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में भी एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके कैसे गुडविल निकालते हैं और सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके कैसे गुडविल निकालते हैं, ये जो है गुडविल के मूल्यांकन की विद्या थी। तो बच्चों आज इसका थ्योरेटिकल कंसेप्ट मैंने आपको करा दिया है, आप इसको पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसके जो है अच्छी तरह से इसके ध्यान रखना। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। ओके बच्चों, गुड मॉर्निंग।